आज की ये कहानी मुंबई के करीब पनवेल की। मामला 7 अक्टूबर 2024 का है। 7 अक्टूबर 2024 की रात पनवेल के एक गांव में एक घटना घटती। होता ये कि 7 अक्टूबर 2024 की रात करीब 6:30 से 7 बजे के बीच में एक महिला की एक सुनसान रास्ते में हत्या कर दी जाती है। असल में ये महिला अपने घर से मार्केट के लिए निकलती है कुछ घरेलू सामान लेने के लिए। जो सामान घर की ज़रूरियात का सामान होता है, जो रोज़ाना इस्तेमाल किया जाता है, ये सामान लेने के लिए जब महिला अपने घर से निकल रही थी तो इस महिला के बेटे ने अपनी माँ से एक सिफारिश की थी। और वो सिफारिश ये थी कि माँ, जब वापस आना तो रास्ते से डेयरी से मेरे लिए दही लेकर चले आना, मेरा दही खाने का मन कर रहा है। माँ भी अपने बेटे की बात को मानती है। वो कहती है कि ठीक है, वो जब वापस आएगी तो वो दही लेकर चली आएगी। अब बेटा घर में इंतज़ार कर रहा था कि माँ अब आएगी। माँ कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद सोचता है कि अब आएगी, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर जाता है, माँ वापस नहीं लौटती। माँ जब घर से निकल रही थी उस वक्त करीब 6:30 से 7 बज रहा था। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त यानी काफ़ी अंधेरा छा चुका था और माँ घर वापस नहीं लौटी थी। जिसके बाद बेटा काफ़ी परेशान होता है। वो इस बात को अपने घर के बाकी के सदस्यों को बताता है कि माँ काफ़ी देर से मार्केट गई, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटी। जिसके बाद परिवार के लोग बाहर निकलते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं कि किसी ने माँ को देखा है क्या, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात से इनकार करते हैं। जिसके बाद परिवार के कुछ लोग उस दुकान पर जाते हैं जहाँ से अक्सर ये महिला अपने घर के सामान को खरीदा करती थी। उस किराने की दुकान पर जाकर किराने की दुकान के मालिक से जब वो लोग पूछते हैं तो दुकानदार ये कहता है कि हाँ, वो महिला तो आई थी, लेकिन काफ़ी देर पहले ही वो सामान लेकर घर जा चुकी। अब ये सुनते ही परिवार के लोग काफ़ी परेशान होते, क्योंकि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था कि महिला मार्केट आए और वो सही टाइम पे घर ना लौटे। क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन ज़रूरत का सामान था इसलिए वो गई थी, और इतना देर वो कभी करती नहीं थी। जिस वजह से परिवार के लोग काफ़ी परेशान होते हैं। वो फ़ौरन उस दुकानदार से पूछते हैं कि आपने देखा था वो किस रास्ते से घर के लिए निकली थी। दुकानदार ये कहता है कि हाँ, वो जो पीछे का रास्ता कच्चा रास्ता है, मैंने उस महिला को उस रास्ते से घर जाते हुए देखा था। क्योंकि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महिला का जो घर का रास्ता था वो एक नहीं बल्कि दो था। एक वो पक्की सड़क थी जो इस महिला के घर की तरफ जाती थी, लेकिन ये एक लॉन्ग डिस्टेंस था। लेकिन जो पीछे का रास्ता था कच्चा वाला, ये रास्ता इस महिला के घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता था। जिसके बाद परिवार के लोग सुनते ही उस रास्ते पे निकल जाते हैं अपनी माँ को तलाश करने की नीयत से। जब वो उस रास्ते पे जाते हैं तो आगे जाकर देखते हैं कि एक महिला ज़मीन पर पड़ी हुई। उन्हें ये देखते ही समझ में आ गया था कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के परिवार की सदस्य जो उनका लड़का था। वो फ़ौरन भागते हुए उसके करीब जाता है। वो अपनी माँ को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद वो महिला कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। जिसके बाद ये रोना धोना शुरू कर देते हैं। परिवार के लोग इस आस में कि शायद इसे हॉस्पिटल लेकर जाएं तो ये सर्वाइव कर जाए, इस नीयत से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स के ज़रिए इसे चेक किया जाता है इस महिला को, तो डॉक्टर्स इस महिला को मृत घोषित कर देते हैं। अब ये सुनते ही परिवार में रोना धोना मच जाता है। जिसके बाद डॉक्टर्स जब इस महिला की बॉडी को चेक कर रहे थे, उस दौरान डॉक्टर्स ने परिवार के लोगों से ये भी शक जाहिर किया था कि इस महिला की मौत नेचुरल नहीं लगती, इस महिला की मुझे लगता है कि हत्या की गई है। जिसके बाद परिवार के जो नात बात थे, जो रिश्तेदार थे, वो फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंचती है, वहाँ से बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस केस की तफ्तीश को शुरू करती है। और तफ्तीश में सबसे पहले उसी मौका वारदात पर जाती है जहाँ पर इस महिला की लाश को परिवार के लोगों ने देखा था। वहाँ जाकर आसपास इलाकों में छानबीन करती है, जो सबूत होते हैं, जो क्लू हो सकते थे, उन्हें तलाशने की कोशिश करती है। लेकिन काफ़ी मेहनत के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। असल में ये जो रास्ता था, ये रास्ता हम जिस रास्ते को कच्चा कहते हैं, ये रास्ता उस तरीके का कच्चा रास्ता भी नहीं था, बल्कि खेत की मेड़ जो होती है उस तरीके की ये एक मेड़ थी, जो कि इस महिला के घर जाने वाला एक शॉर्टकट था और आसपास एक जंगली नुमा इलाका था। पुलिस बड़ी बारीकी से उस जगह की तफ्तीश करती, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और साथ ही ये सोचना भी शायद बेवकूफ़ी हो कि इस जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, जिस वजह से
इस हत्या के मामले में पुलिस को कोई भी मदद नहीं मिलती। पुलिस परिवार के लोगों से पूछताछ करती है और साथ ही जो आसपास के इलाके के रहने वाले लोग थे उनसे भी पूछताछ करती है, इस आस में कि शायद किसी ने इस महिला के साथ किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा हो या इसके पीछे किसी को आते जाते हुए देखा हो। लेकिन तमाम लोग इन सारी बातों से इनकार करते हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम तफ्तीश में और आगे बढ़ती है। लेकिन टोटल जो काफ़ी मेहनत करने के बाद जो निकल कर सामने आता है वो ये कि पुलिस इस केस को सॉल्व करने में काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बावजूद कामयाब नहीं होती। वक्त बीतता है, परिवार के लोग आला अफसरान पर प्रेशर डालते हैं कि इस केस में तेज़ी बरती जाए, जिसके बाद आला अफसरान के ज़रिए इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच इस केस को हल करने की कोशिश करती है और इस केस की तफ्तीश उसी मौके वारदात से शुरू करती है जहां पर इस महिला की लाश को परिवार के लोग देखे थे। इस जगह से तफ्तीश करने के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके का मुआयना करती, लेकिन क्योंकि पुलिस की टीम जो लोकल पुलिस थी उसने तफ्तीश कर रखी थी और उसमें उनको कोई भी मदद नहीं मिली थी, तो क्राइम ब्रांच अपनी नज़र से देखना चाहती थी कि हो सकता है कि उनकी नज़र से कुछ दिख जाए। लेकिन यहाँ पर क्राइम ब्रांच को भी कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम एक फ़ैसला करती है और वो फैसला ये होता है कि वो इस केस की तफ्तीश को टेक्निकल वे में लेकर जाएंगे, यानी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए इस केस को हल करेंगे। पुलिस की टीम अब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करती है। इसमें सबसे पहले आसपास के जितने भी डंप डाटा होते हैं उसे कलेक्ट करती है। डंप डाटा जो आसपास के जो 2 टावर थे उनसे जो भी नेटवर्क ले रहे थे उन सारे डंप डाटा को कलेक्ट करती है। उसमें टोटल 2000 के आसपास नंबर क्राइम ब्रांच को मिलते हैं। अब एक एक कर क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं जो इन नंबर्स पर निगरानी रखती है। एक एक कर लोगों पर नंबर पर कॉल करती है, उनसे मालूमात लेती है, पूछताछ करती है। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम अभी इस वे में लगी ही थी और साथ ही जो इस महिला का मोबाइल था जो उस महिला के साथ मौजूद था उस नंबर को भी वो सर्विलांस पर रखते हैं, क्योंकि तफ्तीश में पुलिस के द्वारा ये बताया गया था कि इस महिला के साथ हत्या तो की ही गई, साथ ही इसके हाथ में जो सोने की कंगन और अंगूठियां थी, जो इसके मोबाइल फ़ोन थे, वो सब कुछ लूट लिया गया था। अब पुलिस ये देखती है कि इस महिला का मोबाइल भी लूट लिया गया है, तो इस महिला के नंबर को सर्विलांस पर रखा जाता है। सर्विलांस पर रखने के दौरान पुलिस ये देखती है कि इस महिला का मोबाइल काफ़ी दिन से स्विच ऑफ है, ये ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की जो टीम थी वो इधर डंप डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। इसी दौरान 2 महीने के बाद अचानक पुलिस के डेटा में ये निकल कर सामने आता है कि वो महिला का जो मोबाइल था वो ऑन हुआ है। पुलिस ये देखती है तो उसमें जो लोकेशन आता है वो मध्य प्रदेश का आता है, मध्य प्रदेश के रीवा इलाके से। पुलिस की टीम बगैर देर किए उस इलाके में जाती है, वहाँ जाकर इस महिला के मोबाइल के लोकेशन को निकालती है और उसके बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। ये व्यक्ति वही था जो इस महिला के मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद अब इस व्यक्ति से पूछताछ शुरू होती है। क्राइम ब्रांच की शुरुआती पूछताछ में वो व्यक्ति क्राइम ब्रांच की नज़र में बेकसूर साबित होता है। वो व्यक्ति क्राइम ब्रांच को ये बताता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, वो तो जानता भी नहीं था कि इस तरीके का कोई मामला हुआ है। असल में ये जो मोबाइल है ये मोबाइल उसे उसके बहनोई ने दिया है। अब क्राइम ब्रांच को ये महसूस हो चुका था कि यानी अगर ये मोबाइल इस व्यक्ति को इसके बहनोई ने दिया है, यानी वो कातिल, वो हत्यारा, जो लुटेरा था वो कोई और नहीं बल्कि इसी का बहनोई है। जिसके बाद उस साले की निशानदेही पे बहनोई को गिरफ्तार किया जाता है। उसे गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू होती है। क्राइम ब्रांच के द्वारा जब इस व्यक्ति से शुरुआत में पूछताछ की जा रही थी उस दौरान वो कई बहाने बनाता है। वो अलग अलग तर्क देता है कि उसने फलां से ख़रीदा है, रेलवे स्टेशन पे फलां व्यक्ति बेच रहा था तो वो उससे ख़रीदा है। इस तरीके की काफ़ी बातचीत वो करता है। लेकिन पुलिस के द्वारा जब इस व्यक्ति पर सख्ती अपनाई जाती है, सख्ती से इसके साथ पेश आया जाता है, तो वो टूट जाता है और इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसी ने उस महिला की हत्या की और उसके साथ जो उसका मोबाइल था, उसका जेवर था, वो लूट लिया। पुलिस अब पूछती है कि क्या वाकई में ये लूटपाट का ही मामला था या लूटपाट की ही नीयत से तुमने इस महिला की हत्या की है? तो वो
इस बात पे कहता है, इस बात पे क्राइम ब्रांच को बताता है कि नहीं, उसका मकसद लूटपाट का नहीं था। अब यहाँ पर क्राइम ब्रांच हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी तक जो क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वो लूटपाट के मामले की दिशा में हो रही थी। यानी क्राइम ब्रांच को और लोकल पुलिस की टीम जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो लूटपाट के मामले के तहत इस केस के मामले को हल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और निकल जाता है, जबकि मामला हल तो लूटपाट के तहत ही हुआ, लेकिन कहानी इसके पीछे कुछ और थी। कहानी उस हत्यारे ने जो बताई वो ये थी कि असल में ये जो महिला थी, इस महिला के प्रति इस व्यक्ति का एक आकर्षण था। यानी एक गलत नियत इसके दिमाग में चलती थी इस महिला के खिलाफ, और ये इस महिला का काफ़ी पीछा किया करता था। ये महिला क्या करती है, कब निकलती, कहाँ जाती, कहाँ से वापस लौटती, ये सारी चीज़ें वो उस महिला को अपने दिमाग में बैठाल कर रखा था। साथ ही ये जानता था कि ये महिला घर पे कुछ लड़कियों को, लड़कों को ट्यूशन पढ़ाती, जो क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाती। ये सारी जानकारी उसने इकट्ठा कर रखी थी और अक्सर वो उस महिला का पीछा किया करता था। इसके पीछे की जो नीयत थी वो नीयत उसकी ठीक नहीं थी। वो उसके साथ गलत नीयत से उसके पीछे लगा हुआ था। और साथ ही इसी के तहत जब ये महिला अपने घर से मार्केट आती और मार्केट से वापस अपने घर के लिए निकलती, तो वो इस बात को जानता था कि ये महिला इसी रास्ते से जाती, तो पहले ही उस रास्ते में जाकर वो खड़ा था। जब महिला इसके करीब आती तो वो इस महिला के साथ ज़्यादती करने की कोशिश करता है, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करता है। लेकिन महिला जब इस बात से इनकार करती है और इसके ऊपर झिड़कती, चिल्लाती, तो इसे गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो उस महिला के साथ ज़्यादती करने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। इस दौरान महिला अपने आप को काफ़ी बचाने की मेहनत और मशक्क़त करती, लेकिन ये व्यक्ति इस खुन्नस में, इस पागलपन में, ये महिला उसे इनकार कैसे कर सकती, अपने साथ जो उसका गमछा था उस गमछे से इस महिला की गर्दन को घूंटता है और उस महिला की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो इस मामले को लूटपाट की नज़र से देखने के लिए इस महिला के जेवर और मोबाइल को अपने साथ रख लेता है। जिसके बाद 2 महीने तक लगातार इस मोबाइल को स्विच ऑफ रखता है और मध्य प्रदेश निकल जाता है। और जब इसे ये एहसास होता है कि शायद अब इसे पुलिस ना खोज रही, और ये सोचता भी नहीं कि उस महिला के मोबाइल को पुलिस सर्विलांस पर रखी होगी, इसी नीयत से वो इस मोबाइल को 2 महीने के बाद अपने साले को दे देता है। साला जब इस मोबाइल में अपनी सिम लगाता है तो इस दौरान पुलिस को इसका लोकेशन मिलता है और पुलिस इसके साले को गिरफ्तार करती है, तो इसका पता चल जाता है। पुलिस इसे गिरफ्तार करती, गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल भेजती। और ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।